Electricity Part 3. In this video, we are going to discuss about resistance of the conductor, factors affecting the resistance of a conductor, and resistivity of different substances. We all know that current, resistance, and voltage are all interrelated. How they are interrelated? Let's see from this picture. In this picture, you can see there are two friends, volt and ampere, and there is another person, ohm. So, ampere is stuck in a tunnel, okay, and volt is trying to pass his friend or trying to push his friend through the tunnel. But what do we see ohm doing? Ohm has tied a rope in the middle of the tunnel so that एम्पेयर cannot pass. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एम्पेयर या फिर करंट जो है वो इस टनल से पास होना चाहता है, वोल्ट उसकी मदद कर रहा है पास करने के लिए, लेकिन ओम क्या कर रहा है? ओम उसको पास होने नहीं दे रहा है, ओम उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, ओम उसको रोक रहा है. सो यही चीज़ होता है एक करंट कैरिंग कंडक्टर में. मान लेते हैं कि ये जो टनल है ये एक वायर है और एम्पेयर जो है ये करंट है, ये करंट फ्लो कर रहा है, और ये जो करंट जो फ्लो करना शुरू होता है वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड इन द बैटरी और द सेल. अब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, करंट पास करना शुरू हो गया, करंट फ्लो करना शुरू हो गया, लेकिन हर कंडक्टर में, हर वायर में अब उसका अपना कुछ रेजिस्टेंस होता है, और ये रेजिस्टेंस क्या करता है? ये करंट को पास होने से रोकता है, ये करंट को पास होने नहीं देता है, या फिर वो कोशिश करता है कि करंट पास ना हो. तो यहाँ पे क्या होता है? रेजिस्टेंस की वजह से करंट जिस स्पीड से फ्लो करना है वो स्पीड से फ्लो नहीं कर पाता है और करंट का फ्लो कम हो जाता है. तो इस पिक्चर से हमें क्या पता चलता है? वो वोल्टेज जो है वो करंट को पास करने में मदद करता है, लेकिन ओम जो है या रेजिस्टेंस जो है वो करंट फ्लो को रोकता है. आई होप दिस इज क्लियर. सो व्हाट आर द सिंबल्स ऑफ द क्वांटिटीज? करंट का सिंबल है आई, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है एम्पेयर, और इसको डिनोट करते हैं हम बाय द लेटर कैपिटल, बाय द अल्फाबेट कैपिटल ए. वोल्टेज का सिंबल है वी और ई, उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वोल्ट, और उसको हम डिनोट करते हैं बाय द अल्फाबेट कैपिटल वी. रेजिस्टेंस का सिंबल है आर, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है ओम, और उसको डिनोट करते हैं हम ग्रीक सिंबल ओम से. रेजिस्टेंस एक कंडक्टर का वो प्रॉपर्टी है जो फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है या फिर उसको रोकता है. इसका ऐसा यूनिट है सिंबल, इसका ऐसा यूनिट है ओम, जिसको हम डिनोट करते हैं सिंबल ओमेगा से. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट, और आर इज इक्वल टू वी बाय आई. हम लोग ये देख सकते हैं कि इस सेटअप में एक सर्किट है. इस सर्किट में 3 सेल्स जोड़े गए हैं जो कि बनाते हैं एक बैटरी. देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सेल्स along with a plug or along with a key, and an ammeter is also connected in the circuit. यहाँ पे 2 पॉइंट्स है x और y, लेकिन x और y के बीच एक गैप है. तो अगर गैप है तो ये सर्किट ओपन है, और अगर करंट फ्लो करना है सर्किट में तो इस गैप को कवर करना पड़ेगा विद अ कंडक्टर, ताकि करंट फ्लो हो सके, ताकि सर्किट क्लोज हो और करंट फ्लो करना शुरू हो जाए. तो इस गैप को हम लोग किससे फिल कर सकते हैं? देयर आर 3 मटेरियल्स गिवन. फर्स्ट इज अ नाइक्रोम वायर, सेकंड इज अ 10 वॉट बल्ब, एंड द थर्ड इज अ टॉर्च बल्ब. अब नाइक्रोम वायर जो है इसका रेजिस्टिविटी या फिर इसका रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है. क्यों? क्योंकि एक एलॉय है. एलॉय एक प्योर मेटल नहीं होता है, और इसी वजह से इसका रेजिस्टिविटी भी ज़्यादा होता है. तो जब हम नाइक्रोम वायर को इस सर्किट में रखेंगे, एक्स और वाई के बीच रखेंगे, और जब करंट फ्लो होगा तो करंट को रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, है कि नहीं? नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, क्योंकि नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से करंट को भी ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, और इस वजह से जो एम्पेयर में जो रीडिंग आएगा वो कम होगा. नाउ कमिंग टू द 10 वॉट बल्ब. 10 वॉट बल्ब है, मतलब यहाँ पे कॉइलिंग भी ज़्यादा होगा. क्यों? क्योंकि कोई भी बल्ब जो होता है वो किससे बनता है? वो टंगस्टन फिलामेंट से बनता है. टंगस्टन फिलामेंट का जो रेजिस्टेंस होता है वो भी ज़्यादा होता है. और सेकंड चीज़ क्या होता है कि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से ये करंट को डिसिपेट करता है. डिसिपेट मतलब ये करंट को एक जगह पे फोकस करने नहीं देता है, ये करंट को फैला देता है, जिसकी वजह से करंट जो है, जितना करंट फ्लो होना चाहिए सर्किट में उतना करंट फ्लो नहीं हो पाता है. और ये जो करंट जो डिसिपेट होता है वो किसके लिए काम आता है? वो
फिलामेंट को ग्लो करने में मदद करता है और इसी ग्लो को हम लोग देखते हैं इन द फॉर्म ऑफ द बल्ब ग्लोइंग। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो केमिकल एनर्जी है वो पहले तो लाइट एनर्जी में चेंज हो जा रहा है और लाइट एनर्जी में चेंज होने के बाद जो एनर्जी बचता है दैट एनर्जी इज फ्लोइंग इन द सर्किट इन द फॉर्म ऑफ करंट। ओके, सो समझ लो कि यहाँ पे अगर 10 एम्पेयर करंट आया, अगर इस बल्ब से 10 एम्पेयर करंट फ्लो होता है तो हाफ ऑफ द करंट और लेट्स से 5 एम्पेयर इज बीइंग यूज्ड टू मेक द लाइट बल्ब ग्लो, और जो बाकी बचा 5 एम्पेयर है सिर्फ वही पूरे सर्किट में फ्लो कर पाता है। ओके, अब आते हैं, अब इसकी वजह से भी जो एम्पेयर में रीडिंग होता है वो कम हो जाता है, लेकिन क्योंकि इसका रेजिस्टेंस नाइक्रोम से कम है इसकी वजह से नाइक्रोम में जो एमीमीटर रीडिंग आएगा 10 वॉट बल्ब का एमीमीटर रीडिंग नाइक्रोम से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि चाहे वो करंट को डिसिपेट कर रहा है, करंट को दूसरे फॉर्म में यूज़ कर ले रहा है, लेकिन जो भी करंट फ्लो कर रहा है अभी उसको नाइक्रोम वायर से कम रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से एम्पेयर तक जो करंट पहुंच रहा है वो नाइक्रोम वायर से ज़्यादा करंट पहुंच रहा है, और इसी वजह से एमीमीटर रीडिंग नाइक्रोम वायर का रीडिंग से ज़्यादा होगा। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट है टॉर्च बल्ब। टॉर्च बल्ब जो होता है उसमें जो वायरिंग होता है, वायर जो यूज़ होता है उसमें कॉइलिंग कम होता है। कॉइलिंग कम होने की वजह से, टर्न्स कम होने की वजह से पावर जो होता है वो कम डिसिपेट होता है, और जब पावर कम डिसिपेट होता है तो जो सर्किट में जो करंट फ्लो करता है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो एम्पेयर रीडिंग होगा वो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा होगा। दिस थिंग जो पावर जो कॉइल में जो टर्निंग की वजह से जो पावर डिसिपेशन होता है इसके बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊंगी। आई विल एक्सप्लेन इट अ बिट, थोड़ा और ज़्यादा एक्सप्लेन करके मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। ओके, नाउ मूविंग ऑन। सो इससे एक चीज़ समझ जाओ कि नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा, इसीलिए नाइक्रोम वायर का जो एम्पेयर रीडिंग होगा सबसे कम होगा। 10 वॉट बल्ब का रेजिस्टेंस होगा लेकिन नाइक्रोम वायर से कम होगा, जिसकी वजह से एमीमीटर रीडिंग ज़्यादा होगा नाइक्रोम वायर से। और जो टॉर्च बल्ब है, टॉर्च बल्ब का रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, जिसकी वजह से टॉर्च बल्ब का एमीमीटर रीडिंग सबसे ज़्यादा होगा। ओके, सो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट रेजिस्टेंस। जो गुड कंडक्टर्स होते हैं उनमें उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी लो होता है, काफ़ी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है। फॉर एग्जांपल सिल्वर, कॉपर एंड एल्युमिनियम। इसीलिए वायर्स में जो वायर्स होते हैं वो कॉपर के बने होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनमें रेजिस्टेंस कम होता है और वो ज़्यादा करंट को फ्लो करने देते हैं। रेजिस्टर्स ऐसे कंडक्टर होते हैं जिनका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो होता है हाई होता है, जैसे नाइक्रोम, मैंगनीज और कॉन्स्टेंटिन। रेजिस्टर का काम होता है कि ये करंट फ्लो को रेगुलेट करते हैं, ये ज़्यादा करंट को फ्लो करने नहीं देते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा करंट फ्लो होगा देन देयर विल बी चांसेस ऑफ अ शॉर्ट सर्किट। नाउ कमिंग टू इंसुलेटर्स। ऐसे सब्सटेंसेस जिनका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है इन्हें इंसुलेटर्स बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल रबर और एंड वुड। ये जो इंसुलेटर्स होते हैं, क्योंकि इनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है तो ये करंट को फ्लो करने ही नहीं देते हैं, और इसी वजह से इनको इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस का हैंडल और जब इलेक्ट्रिकल काम करते हैं तो एज अ प्रोटेक्टिव गियर इनको यूज़ किया जाता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, सेकंड इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और थिकनेस ऑफ द कंडक्टर, थर्ड इज द नेचर ऑफ मटेरियल एंड फोर्थ इज टेम्परेचर। All of these factors are explained in these 2 videos, resistance 1 and resistance 2. Go through these videos and then move on to the next slide. Length of the conductor. We all know that resistance of a conductor is directly proportional to its length. अगर कंडक्टर का लेंथ ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, अगर कंडक्टर का लेंथ कम होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज कंडक्टर में कोई भी कंडक्टर जो होता है उसमें जो करंट होता है वो फ्लो किसकी वजह से होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। अगर कंडक्टर का लेंथ कम होगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा एटम्स को फेस नहीं करना पड़ेगा, है कि नहीं? कोई भी सब्सटेंस में कोई भी कंडक्टर होगा उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ कई सारे एटम्स भी होंगे। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू करेंगे तो दे विल स्ट्राइक विथ दीज एटम्स
और जब ये एटम से स्ट्राइक करेंगे, जब ये एटम से टकराएंगे तो इनको ओपोजिशन मिलेगा, तो ये सब उनका रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन बनेगा, और यही जो ऑब्स्ट्रक्शन है इसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो अगर कंडक्टर लंबा होगा तो मतलब ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, ज़्यादा एटम्स के साथ टकराना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पीड है वो कम हो जाएगा, और इसी वजह से करंट फ्लो भी कम हो जाएगा। लेकिन अगर लेंथ छोटा हुआ तो इन्हें ज़्यादा एटम्स को फेस नहीं करना पड़ेगा, वो लोग ज़्यादा एटम से टकराएंगे नहीं, और ये जल्दी से उस छोटे से लेंथ को उसको क्रॉस कर लेंगे, और उनका स्पीड भी ज़्यादा नहीं घटेगा। और अगर स्पीड ज़्यादा नहीं घटा तो मतलब करंट फ्लो भी ज़्यादा कम नहीं होगा, करंट फ्लो ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, यहाँ पे जो कंडक्टर है ये 2 फीट का है और रेजिस्टेंस 2 ओम का है, और यहाँ पे करंट कितना है 0.5 एम्पेयर। In the next picture we can see that conductor is of 1 foot and the resistance it is facing is 1 ohm and the current flowing is also 1 ampere। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे लेंथ ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे सेकंड में लेंथ कम है और रेजिस्टेंस भी कम है। सो यहाँ पे जब लेंथ ऑफ द वायर वॉज डबल्ड, जब 2 फीट हो गया तो रेजिस्टेंस भी 2 ओम हो गया, रेजिस्टेंस भी डबल हो गया, और जब यहाँ पे लेंथ को आधा कर दिया गया, 2 फीट से 1 फीट हो गया, तो रेजिस्टेंस भी घट गया, रेजिस्टेंस भी हाफ हो गया, फ्रॉम 2 ओम टू 1 ओम। नाउ कमिंग टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लाइक आई सेड, कोई भी कंडक्टर होता है उसमें करंट फ्लो होता है बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर एरिया ज़्यादा होगा तो द इलेक्ट्रॉन्स विल गेट मोर स्पेस टू फ्लो, कम एटम्स के साथ उनका ये टकराना होगा, दे विल स्ट्राइक लेस एटम्स। बट अगर एरिया कम होगा, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हुआ तो दे विल स्ट्राइक मोर एटम्स, एंड द मोर द नंबर ऑफ एटम्स दे स्ट्राइक, द लेस स्पीड दे हैव, द मोर रेजिस्टेंस दे विल गेट, एंड द लेस करंट विल फ्लो। ओके, सो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब रेजिस्टेंस जो होता है, कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर रेजिस्टेंस बढ़ा, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ गया, अगर वायर का थिकनेस बढ़ गया तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, अगर वायर का थिकनेस घट गया, अगर वायर पतला हो गया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ओके, सो एक थिक वायर में कम रेजिस्टेंस होता है और एक लंबा वायर में ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, एक पतला लंबा वायर में ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल लुक हियर, यहाँ पे 2 वायर है, एक वायर जो है वो थिन है, वायर एस जो है वो थिन वायर है, और वायर टी जो है वो थिक वायर है। अब वायर एस क्योंकि वो थिन वायर है उसका एरिया बहुत कम है, इसीलिए उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, और वहीं वायर टी जो है उसका एरिया ज़्यादा है और रेजिस्टेंस कम है। क्यों? बिकॉज रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, ये जो टॉपिक है ये हम रेजिस्टिविटी में ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ समझने की बात है कि कोई भी कंडक्टर होता है उसका एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, कुछ कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, बहुत लो होता है, और कुछ कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। वो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द मटीरियल दे आर मेड अप ऑफ। कुछ रेजिस्टर जैसे कॉपर कुछ कंडक्टर्स जैसे कॉपर वायर वो प्योर मेटल कॉपर से बनता है, जिसकी वजह से उनका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। और कुछ वायर्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल नाइक्रोम वायर, वो अलॉय से बनते हैं। नाइक्रोम एक अलॉय है, इट इज़ मेड अप ऑफ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल्स एंड नॉट मेटल्स, जिसकी वजह से उनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। सो किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो उस बात पे भी, उस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि वो किस मटेरियल से बना हुआ है, क्या वो मेटल से बना है या फिर वो अलॉय से बना है। ओके, फॉर एग्जांपल सम कॉपर, 2 वायर, अगर 2 वायर है, एक कॉपर का और एक नाइक्रोम का, दोनों का लेंथ भी सेम है और दोनों का डायमीटर भी सेम है। मतलब जो थिकनेस है दोनों वायर का लेंथ और थिकनेस सेम है, लेकिन दोनों का रेजिस्टेंस कम और ज़्यादा है। कैसे? कॉपर वायर जो है उसका रेजिस्टेंस जो है वो नाइक्रोम वायर से 60 टाइम्स कम होगा, और नाइक्रोम वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कॉपर वायर से 60 टाइम्स ज़्यादा होगा। ओके, ऐसा क्यों हुआ? दोनों का लेंथ और थिकनेस तो सेम है, तो फिर रेजिस्टेंस में इतना डिफरेंस कैसे आ गया? बिकॉज ऑफ द मटीरियल दीज कंडक्टर्स आर मेड अप ऑफ। कॉपर वायर कॉपर से बना हुआ है, उसका रेजिस्टेंस कम होता है, और नाइक्रोम वायर नाइक्रोम से बना है, जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेम्परेचर।
रेजिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा रेजिस्टेंस भी उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। अगर किसी भी वायर को हम लोग हीट करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। क्यों? जब हम किसी भी वायर को हीट करेंगे तब वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स जो एटम्स होंगे वो मूव करना शुरू करेंगे। और जब एटम्स मूव करना शुरू करेंगे तो फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ वो ज़्यादा स्ट्राइक करेंगे। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ वो लोग ज़्यादा स्ट्राइक करेंगे मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा, ज़्यादा रुकावट होगा। और जब ज़्यादा रुकावट होगा मतलब ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। सो अगर रेजिस्टेंस कम करना है तो उस वायर को ठंडा करना पड़ेगा, और अगर रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो वायर को गर्म करना पड़ेगा या वायर का टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। ओके, so the resistance of all pure metals increases on rising the temperature. Resistance decreases on lowering the temperature. Okay, now coming to resistivity. What is resistivity? Resistivity is the constant of proportionality or इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। हर कंडक्टर का रेजिस्टिविटी उसका मटेरियल पे डिपेंड करता है। मतलब कोई भी कंडक्टर किस मटेरियल से बना होता है उस पर डिपेंड करता है उसका रेजिस्टिविटी। अगर कोई वायर कॉपर से बना है तो उसका रेजिस्टिविटी अलग होगा। अगर कोई वायर नाइक्रोम से बना है तो उसका रेजिस्टिविटी अलग होगा। अगर कोई वायर एल्युमिनियम से बना है तो उसका रेजिस्टिविटी अलग होगा। सो डिफरेंट वायर्स हैव डिफरेंट रेजिस्टिविटी डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल दे आर मेड अप ऑफ। ओके, सो हाउ डू यू डिनोट रेजिस्टिविटी? हमें पता है कि रेजिस्टेंस जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर हमने दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दिया तो हमें क्या मिलता है? रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L by A और रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। सो यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन दिया हुआ है, लेकिन हमें प्रोपोर्शनल साइन नहीं होगा। इट विल बी इक्वल टू ओके आर इक्वल टू रो इनटू लेंथ बाय ए। इट इज द formula or mathematical formula of resistance. So rho is the constant of proportionality or the specific resistance of the conductor. अब रो कैसे निकालेंगे? रेजिस्टेंस हमें पता है, रो हमें निकालना है। अगर हमें लेंथ पता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी पता है तो हम रो निकाल सकते हैं। हाउ? रो इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इन मल्टीप्लाइड with area of cross section divided by length, which is the fourth equation. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे। और व्हाट आर द अदर फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेजिस्टिविटी? और द रेजिस्टेंस को क्या क्या अफेक्ट करता है? पहले एरिया ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड ऑल्सो resistivity of the conductor. These three factors are responsible for the change in resistance of a specific conductor. How they are changing, what are the different changes, we will see. Okay, since I have explained in the video how resistance is affected by resistivity, length and area of the conductor. Now let's see this circuit. So there are two circuits. In the circuit A, we see that there are more number of atoms and electrons. The red balls are the atoms and the small blue balls are the free electrons. Because the length of the conductor is more here, so there will be more atoms, and more the number of atoms, more the electrons, more the free electrons will strike with them. जितना ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स एटम्स को स्ट्राइक करेगा उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस वो फ्री इलेक्ट्रॉन फेस करेगा. इन सर्किट बी द एरिया इज स्मॉल, एरिया ऑफ द conductor is small, there are less number of atoms, and due to this the free electrons will strike less atoms and they will face less resistance. Okay, so यहाँ पे दोनों में हम देख सकते हैं कि सर्किट ए में लेंथ ज़्यादा है, एरिया लेंथ ज़्यादा है, एरिया कम है, और बी में लेंथ भी कम है और एरिया भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि resistance in circuit A will be more and the resistance in circuit B will be less. Okay, अगर
कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर and the conductor has a length of 1 meter, and putting these values in equation 4 we get rho is equal to r into 1 meter square divided by 1 meter. So rho is equal to r meter. अगर r का वैल्यू 1 ohm हुआ then rho is equal to 1 ohm meter. So the SI unit of rho is ohm meter and it is denoted by Greek symbol ohm and meter m. Some pure metals like copper, silver, aluminium have the least resistivity, which you can see from this table. Conductors have very less resistivity, which allows them to have low resistance. जितना कम resistivity होगा उतना ही कम resistance होगा. Because of this factor or because of this property of low resistivity, कॉपर और एल्युमिनियम को इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइंस और वायर्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. अलॉय जैसे नाइक्रोम विच इज़ एन अलॉय मेड अप ऑफ निकल, क्रोमियम, मैंगनीज एंड आयरन, और कॉन्स्टेंटन विच इज़ एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड निकल, और मैंगनीन विच इज़ एन अलॉय ऑफ कॉपर, मैंगनीज एंड निकल. ये जो 3 अलॉय हैं इनका रेजिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है. दे हैव अ हाई रेजिस्टिविटी and because of this reason they are used up as heating material. Not manganese and constantan but nichrome को हम लोग एज अ हीटिंग एलिमेंट बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल आयरन में, इलेक्ट्रिक हीटर में, टोस्टर्स में. व्हाई डू वी यूज़ नाइक्रोम एज अ हीटिंग एलिमेंट? बिकॉज फर्स्ट दे हैव अ हाई रेजिस्टिविटी होने की वजह से वो करंट को अपोज करता है, करंट को फ्लो होने से रोकता है, जिसकी वजह से वो जल्दी हीट अप होने लगता है. नाइक्रोम वायर जल्दी हीट अप होने लगता है. एंड सेकंड रीज़न इज़ नाइक्रोम वायर जो होता है वो बर्न नहीं करता है, वो ऑक्सीडाइज नहीं करता है, जिसकी वजह से वो हीट अप हो जाता है. बट वो बिकॉज वो बर्न नहीं करता है, इसकी वजह से जो वो हीट प्रोड्यूस करता है उसको हीट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज़ करता है. और we use this heat that is produced by the nichrome wire for doing our work. Okay, so these are the 2 factors which make nichrome a good heating element. Now coming to the insulators का जो resistivity होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, as you can see here, and because of this reason they do not conduct electricity, and they are used in the form of handles as protective gears while we are working with electrical equipment. So last but not the least, let's have a quick recap what we have learned today. First, resistance of a conductor depends on its length. So these are the small free electrons. Because of its short length, they do not face any resistance and they cross the length of the conductor in a very short time. Because of the length is more, these free electrons face opposition and they also lose their energy when they are crossing this length, or they are crossing a very lengthy conductor. Like you can see here, these electrons have lost their energy or they have become tired and they cannot go any more. Third, thickness. If look here, this conductor has a very less area or it is quite thin, due to which the free electrons cannot move inside it. They are facing too much opposition and they are finding it very hard, and due to this their speed is less and hence their current is less. But in the second wire it is much thicker, ज़्यादा थिक है, जिसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ईजीली क्रॉस कर पा रहा है और इसकी वजह से जो करंट फ्लो कर रहा है वो भी ज़्यादा है. अब आते हैं टेम्परेचर में. द टेम्परेचर जब बढ़ा देते हैं, जब हम लोग कंडक्टर को हीट करते हैं तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो एटम्स हैं, वो वाइब्रेट करने लगते हैं. और एटम्स जितना ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं, जितना फास्ट वाइब्रेट करते हैं, उतना ही ज़्यादा हॉट वो बन जाते हैं. द फास्टर द एटम्स वाइब्रेट द हॉटर दे बिकम. इसकी वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो ज़्यादा स्ट्राइक करने लगते हैं. क्यों? बिकॉज एटम्स आर वाइब्रेटिंग, एटम्स आर मूविंग, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो मूविंग. अब जब दोनों मूव करेंगे तो कोलिशन तो होगा ही, तो झगड़ा तो होगा ही, और जितना ज़्यादा झगड़ा बढ़ेगा, जितना ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स का झगड़ा बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगा. ओके. ऑल्सो
बहुत कुछ कुछ मटेरियल्स होते हैं जो कंडक्ट कर वो ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। जैसे कॉपर जो है वो आयरन से ज़्यादा अच्छे से कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी। वाई? ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ इट्स रेजिस्टिविटी। कॉपर का रेजिस्टिविटी आयरन से कम है, जिसकी वजह से free electrons will face less resistance in a copper wire, and hence copper wire will be a better conductor of electricity than iron wire. Okay, with this slide is finished. Thank you.